नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें हम सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो 30 प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं, जो कि प्राथमिक स्तर पर 28 जुलाई 2013 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो यहाँ पर बच्चों को न कि व्यस्त रखना, न ही वहाँ पर रटने की बात की जाएगी, यानी जहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी करके देखो। जो पाठ पढ़ाया गया है उसे बच्चे स्वयं करके देखेंगे तो उन्हें जो है उससे स्वयं अनुभव प्राप्त होगा और वह स्वयं करके सीखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा बी के साथ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई जाए, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन का जो है एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए, वह होना चाहिए कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी जहाँ भी अवसर की बात की जाए वह बच्चों के लिए सकारात्मक ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी यहाँ पर जो है अनुभव उपलब्ध कराना या फिर अवसर देना, ये सभी जो है सकारात्मक होते हैं और हमारा प्रश्न सकारात्मक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर मजा दिया गया है, संतुष्ट करना, ये सभी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बनने के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों को विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो निम्नलिखित उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, यह हमारा नकारात्मक हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो उसकी दृष्टि से हमारा यह जो है सही है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाकी जो है यहाँ पर विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना, यानी बच्चे जो है प्रश्न कर सके, प्रश्न पूछ सके, यह सकारात्मक है। जबकि हमें नकारात्मक ढूंढना था, हमारे प्रश्न में पूछा गया है नकारात्मक प्रश्न। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर संस्कृति के अभ्यासों विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना, यानी वह जो है अपनी संस्कृति का और अभ्यासों का क्या करे, सम्मान करे, और वह जो एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बने। तो ये सभी सकारात्मक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन है यहाँ पर, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है ऐसे अगर बड़े प्रश्न है और उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप सबसे बड़े ऑप्शन को
यहाँ पर आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50% से अधिक जो है बड़ा वाला ऑप्शन सही होता है। तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता? तो यह प्रश्न नकारात्मक है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों का अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने को। तो शिक्षार्थियों को जो सीखने की जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, शिक्षण की कमियों को पहचानने के लिए किया जाता है, और शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों को पहचान करने के लिए किया जाता है। जबकि रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो यह जो शामिल किसको नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, बांस की टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इस कूट को देखते हुए यहाँ पर हमको आंसर देना है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि किससे जो है पेड़ पौधों के जो है नष्ट होते हैं और इससे जो है जंगल गायब हो रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी, डी यहाँ पर। तो देख सकते हैं, खानों का उत्खनन करेंगे तो वहाँ पे पौधे जो है नष्ट होंगे, बांधों का निर्माण करेंगे तो मिट्टी काटेंगे तो वहाँ से भी पौधे हमारे नष्ट होंगे। जबकि हम लोग जो है बाजार में बेचने के लिए पत्तियाँ और जड़ी बूटी ले जाते हैं तो वो पत्तियाँ जो है उससे पौधे नष्ट नहीं होते हैं, बांस की टोकरी बुनने से पौधे जो है नष्ट नहीं होते हैं, और गिरे हुए पत्तों से जो है पत्तल बनाना, इससे भी पौधे नष्ट नहीं होते हैं। तो इसको देखते हुए आंसर देना है, यानी यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ ए और बी दोनों। यानी खानों से उत्खनन और बांधों के निर्माण से जो है जंगल गायब होते हैं, यह जिम्मेदार है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों यह जो है जिम्मेदार है। तो आप सभी ने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और वह भी यहाँ से कुछ जो है अपनी परीक्षा के लिए यहाँ से कुछ तैयारी कर सकें। क्योंकि ये जो प्रश्न है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से लिया गया है, जो कि आपके सीटेट 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो काफ़ी यह जो प्रश्न है जो है सभी जो है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से है। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप की मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर जो है सही कथन चुनना है। ऑप्शन दिया गया ए तथा सी, बी तथा सी तथा डी, या फिर डी तथा ए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप की मूर्ति बनाई जाती है, और यह जो है कांसे को तांबा तथा टीन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। तांबा और टीन का जो है यह मिश्रण होता है कांसा। यानी बी और सी हमारा राइट आंसर जाएगा, और यह किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसे सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? तो उसके जो है सफ़र करने की यहाँ पर दिशा पूछा गया है। तो हम इसको मैप को ज़रा समझेंगे। ऑप्शन देगा, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में, या फिर पहले दक्षिण दिशा और फिर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है गांधीधाम यानी गुजरात में रहता है और वहाँ से भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। तो मध्य प्रदेश भोपाल और हैदराबाद हम यहाँ पर पहले मैप में देखेंगे। ये रहा हमारा गुजरात, यह है गुजरात, और जो मैप में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और जो है दाएं साइड में पूर्व और इधर पश्चिम। तो सबसे पहले वह गुजरात से पश्चिम से चलेगा, उसकी दिशा यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश यानी भोपाल। तो ये रहा मध्य प्रदेश, और यहाँ से बोला गया है आंध्र प्रदेश।
तो जब हम यहाँ से आंध्र प्रदेश चलेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर मैप को छोटा करेंगे और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से चलेंगे आंध्र प्रदेश, तब पश्चिम से उत्तर और उत्तर से हमें पुनः जाना पड़ेगा इधर नीचे दक्षिण, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले पश्चिम, तो यहाँ पर दिया गया है गांधीधाम यानी गुजरात से रहने वाला व्यक्ति कोई भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाता है और मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश। तो देख सकते हैं पश्चिम से जा रहा है किधर, पूरब, और पूरब से फिर जा रहा है, पूरब दिशा से जा रहा है किधर, दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा पूरब से दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे पश्चिम से पूरब जाएगा और पूरब से जो है फिर नीचे दक्षिण जाएगा। तो ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर जो है दाएं साइड में पूरब होता है और बाएं साइड में पश्चिम। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको मैप में दिखा दिया गया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पूरब में आपका गुजरात स्थित है और यहाँ से मध्य प्रदेश, यहाँ देख सकते हैं पूरब की दिशा में जाएगा और पूरब से नीचे जाएगा दक्षिण यानी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर नीचे स्थित है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पर एक स्केल बराबर यानी 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका जो मान दिया गया है किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी 110 में 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह जो है हमारा यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा 1650 सेंटीमीटर। अब इसको हमें जो है इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है किलोमीटर में और यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर, किलोमीटर 1000 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1.650 यानी 1.650 आ जाएगा। तो जीरो को यहाँ पर छोड़ देंगे तो हमारा बचेगा 1.65 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 110 में 15 से गुणा करेंगे और जितना आएगा ये इसमें हम भाग दे देंगे 1000 से, तो ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। एक किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, तो इस प्रकार से हमें इसको भाग देना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। माउंटेन एवरेस्ट एक भाग है, ऑप्शन है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का। तो यह जो है माउंट एवरेस्ट है, यह जो है नेपाल का भाग है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कर्तव्य यानी उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए और यहाँ पर इसको देखकर जो भी दिया गया है इस कूट को देखते हुए यहाँ पर हमको आंसर लगाना है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए, यानी जो एक ग्रुप लीडर है उसका जो है क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी में, आपको यहाँ पर देना है। यानी जो है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद तो करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे कहा गया कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ऐसी बात नहीं है। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए नहीं कहना है, जबकि उसका साथ देना है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो डी ऑप्शन भी सही है। और रुकने के लिए, आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा ए, डी और ई, यहाँ पे 3 सही लग रहे हैं, जो कि ए, डी, ई और ये जो है ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार कूट को ध्यान से पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर आंसर लगाना है।
तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल या फिर जॉर्ज मिस्ट्रल। तो वह वैज्ञानिक है रोनाल्ड रोस, जिन्होंने जो है सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताकजा किया और जो है वह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस प्रकार रोग से पीड़ित हो सकता है? तो उसे कौन से रोग है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या फिर मलेरिया। तो वह जो है व्यक्ति को जब जोर से कपकपी आती है, बुखार, सिरदर्द होता है और उसे पसीना आता है, तो वह जो है मलेरिया का लक्षण, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वह मलेरिया से ग्रसित है। अगला है अल्बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर में कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो अल्बरूनी की बात यहाँ पर की जाए इसके बारे में, तो वह जो है एक फारसी दार्शनिक था और एक बहुत संस्कृत का भी उसको ज्ञान था, दार्शनिक भी था। तो यहाँ पर जो है वह उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, यानी राइट आंसर इसका जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं? तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वह जो है केवल काले और सफेद रंग में ही देख पाते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा सही कथन यहाँ पर चुनना है? हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार का सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो इसको पढ़ते हुए ऑप्शन देना है सी तथा डी, ए तथा बी, ए तथा सी या फिर बी तथा डी। तो यह जो है ऑप्शन दिया गया है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां ही और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। यानी जो 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उस झुंड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ए जो दिया गया है यह सही है। और आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है सी में दिया गया झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथिनी है वह जो है पूरे झुंड की नेता होती है। दोनों सही है। और झुंड में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्य होंगे, अलग परिवार से भी सदस्य उसमें हो सकते हैं। एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है। यानी ये जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ए और सी जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी सही है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने वाली कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो साथियों यहाँ पर जो है जो खाने पीने से संबंधित एक जो वीडियो है इस तथ्य पर वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आपको मिलेंगे, जो कि एकदम टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर दिए गए हैं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर खाने वाली जो सभी चीज़ें हैं उसको जो है पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है कि जो है कौन सा पकवान कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ढोकला चटनी नींबू वाले जो चावल है यह जो है अहमदाबाद गुजरात रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने को मिलती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान आँख से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तो यहाँ पर जो है पक्षियों की जो आंखें की पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है, इसलिए जो है वह अपने गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं और चारों तरफ गर्दन हिलाकर देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है,
तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू और मटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की कमी है वह गुड़ में पाया जाता है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा गुड़ में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और आंवला में पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी जो है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा नहीं है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, या फिर उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करनी चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करें। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ए, सी और डी में वह सकारात्मक है, जबकि हमारा बी ऑप्शन नकारात्मक है, जो कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल के लैस करना चाहिए। यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की संख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ भी सटीक की बात की जाए तो हमारा आंसर नहीं होगा। संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए भी नहीं होगा, यानी जहाँ पर भी अवसर की बात किया जाए सकारात्मक प्रश्न में वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछा गया, तो हमको नकारात्मक यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। यह जो है सही नहीं है, ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो यहाँ पर प्रश्न भी है जो है नहीं नकारात्मक पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न में नहीं को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और फिर अपने प्रश्नों का आंसर देंगे। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। यह जो है भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह जो है विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पर जो हमारा नकारात्मक आंसर होगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नलिनी कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या फिर जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, यानी जब बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखाया जाएगा डिजिटल रूप से, यानी यहाँ पर एक तरह से जो है
वीडियो सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो वह जो है प्रत्यक्ष रूप से उसे आसानी से समझ पाएंगे। राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ्य के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है या फिर यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है यह जानने में शिक्षक की सहायता करेगा जिससे कि है बच्चे कैसे सीख रहे हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम में अनिवार्य तथ्यों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन है, प्रकरण पर वीडियो दिखाता है, श्यामपट पर उस के सभी योज्य पदार्थों को चित्र बनाता है, सभी भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तथ्य बताता है और शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो यहाँ पर जो उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो यहाँ पर इसके द्वारा जो हमें इस प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर जो बी होगा यह राइट आंसर होगा, यानी कि श्यामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। यह जो है सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को शेयर कर दिए होंगे ताकि यह जो वीडियो है आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछती है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है सभी सही है। मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना को व्याख्या करना, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, यह भी सही है। यहाँ पर पूछा गया कि उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह जो है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, यह जो है उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ और उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।